morning dear students, how are you all? In previous videos we was discuss about class 12th biology syllabus chapter number 2 sexual reproduction in flowering plants. In previous video we was discuss about male organ of the flower and female organ of the flower and structure of the flower and which type of reproduction present in the flower or plants. In this video we will discuss about microsporogenesis. So what is the microsporogenesis? So dear students, microsporogenesis क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. Microsporogenesis, the process of the formation and differentiation of microspore. Microsporogenesis ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और उनका डिफरेंशिएशन होता है. फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC बाय रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जो हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन या डिफरेंशिएशन होता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू. किसके थ्रू पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है? MMC सेल्स के थ्रू. MMC सेल क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना या डिफरेंशिएशन होना ही क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है. इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है या डिफरेंशिएशन है बाय द माइक्रोस्पोर मदर सेल और MMC सेल. MMC सेल के थ्रू पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन होना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है. नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे. एंथर के स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लेयर्स होती है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जो एंथर की वॉल जो होती है, सबसे आउटर वॉल जो होती है, उस आउटर वॉल को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं. मीन्स आउटर लेयर जो है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है. आपको ये जो ब्राउन कलर की लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये कौन सी लेयर है? ये एपिडर्मिस लेयर है. और ये एपिडर्मिस लेयर एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. नाउ नेक्स्ट इंटरनल लेयर इज एंडोथीशियम. नेक्स्ट जो इसके बाद वाली अंदर वाली जो लेयर होती है उसे एंडोथीशियम कहा जाता है. एंडोथीशियम ये एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर, जो आपको वाइट कलर की लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये वाइट कलर की लेयर जो है ये क्या है? एंडोथीशियम लेयर है. और ये एंडोथीशियम लेयर जो है ये पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है. किसकी बनी होती है? पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है. एंड इनके ऊपर थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की थिकनिंग इसके ऊपर पाई जाती है. और ये जो थिकनिंग होती है सेल्यूलोज की, ये क्या करती है? इट इज़ एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी. ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्लांट्स के आसपास जो भी ह्यूमिडिटी होती है, उस ह्यूमिडिटी को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. नाउ नेक्स्ट थर्ड लेयर इज मिडल लेयर. थर्ड लेयर कौन सी होती है? मिडल लेयर, जिसे हम मिडल लेयर कहते हैं. ये मिडल लेयर जो है ये 3 और 4 लेयर्स हो सकती है. यहाँ पर जो आपको पर्पल कलर की जो लेयर दिख रही है, ये पर्पल कलर की लेयर जो है ये कौन सी है? मिडल लेयर है. हालांकि मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स जो है वो ड्रॉ की है, लेकिन ये कितनी होती है? 3 to 4 लेयर्स ये होती है. 3 से 4 लेयर तक ये हो सकती है. और ये जो लेयर होती है ये आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ एंथर, एंथर के मैच्योर होने के बाद में ये क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है. डिसअपियर हो जाती है आफ्टर द मैच्योर ऑफ एंथर, एंथर के मैच्योर होने के बाद. नाउ फोर्थ इंटरनल लेयर. उसके बाद में मिडल लेयर के बाद में इंटरनल लेयर, आपको एक लेयर और दिखाई दे रही होगी ग्रीन इन कलर. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन इन कलर एक लेयर और सबसे इंटरनली प्रेजेंट होती है एंथर के अंदर. इसे हम कहते हैं टेपेटम.
टेपिटम जो लेयर है ये एक न्यूट्रिटिव लेयर है। न्यूट्रिटिव लेयर का मीन्स जो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है न्यूट्रिटिव लेयर। इसको न्यूट्रिटिव लेयर भी यहाँ पर कहते हैं। अब इन सभी लेयर्स के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये यहाँ पर इसकी जो आउटर वॉल है, ये जब यहाँ पर क्रॉस होती है तो एक स्पोरेंजियम यहाँ पर बनता है एक लोब के अंदर, और एक और यहाँ बनता है। मीन्स ये इस साइड की जो है ये पूरी एक लोब है, तो इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। मीन्स ये वॉल और ये वॉल जब यहाँ क्रॉस हो जाएगी तो यहाँ एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा और यहाँ एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। वैसे ही इस तरफ भी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। तो जहाँ पर पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है उस प्लेस को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अब सबसे इंटरनली आपको रेड कलर के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। रेड कलर के सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है? ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स है। यही मेल गैमीट को कंटेन करके रखते हैं। ये पोलन ग्रेन जो है ये हमेशा ऑलवेज विल बी हेप्लॉइड। ये हमेशा हेप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हेप्लॉइड होंगे। मीन्स इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो सिंगल प्रेजेंट होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। ईच एंथर कंसिस्ट 4 पोलन सेक्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो एंथर जो होता है उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आप कंफ्यूज ना होना है आपको, ये पोलन सेक वर्ड दिया है। पोलन सेक मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक एंथर के अंदर कितने पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या 4 पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन सेक मतलब कि जहाँ पर पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। द पोलन सेक्स आर सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। ये जो पोलन सेक्स होते हैं, ये पोलन सेक्स 4 लेयर से सराउंडेड होते हैं। 4 लेयर जैसा कि हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ टेपिटम। तो ये 4 लेयर से सराउंडेड होता है पूरा एंथर, और इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन का और माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, I hope you have understand the structure of anther and their layers. Now their layers we will discuss in detail. So let us start first layer, epidermis. So epidermis layer is present in anther outer side. It is the outer wall ऑफ द एंथर। एपिडर्मिस क्या है? ये एंथर के सबसे आउटर साइड में प्रेजेंट होती है, इसको आउटर वॉल बोला जाता है, और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। मीन्स एंथर को बाहरी जो भी आघात जो होते हैं या चोट जो होती है उससे बचाती है। सो एपिडर्मिस, दिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और सिंगल लेयर होती है, एंड इसका नेचर कैसा होता है? प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। प्रोटेक्टिव नेचर मीन्स ये एंथर को किसी चोट से बचाती है या अनफेवरेबल कंडीशन में ये एंथर को प्रोटेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम
layer is the second most layer of the anther, second most inner layer of the anther. So एंडोथीशियम इनर टू एपिडर्मिस, ये जो एंडोथीशियम है ये एपिडर्मिस के अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है। एंथर की फर्स्ट वॉल एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के अंदर की साइड में ये प्रेजेंट होती है। देयर इज अ सिंगल लेयर और रेडियली इलोंगेटेड, ये भी सिंगल लेयर होती है। जैसे एपिडर्मिस सिंगल लेयर थी वैसे ही एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर होती है और ये रेडियली इलोंगेटेड होती है। रेडियली इलोंगेटेड मीन्स इस तरीके से लंबाई में होती है, ठीक है। रेडियली इलोंगेटेड होती है मीन्स, रेडियली मीन्स चारों तरफ, और लंबी सेल्स होती है। रेडियली इलोंगेटेड सेल्स and cells of endothelium develop fibrous thickening made up of cellulose with a little pectin and lignin। अब जैसे कि हमने पहले भी स्ट्रक्चर के अंदर भी बात की थी कि जो एंडोथीशियम की जो सेल्स है ये डेवलप करती है एक फाइब्रस थिकनिंग, एक फाइब्रस थिकनिंग उस वॉल के ऊपर फाइब्रस थिकनिंग को डेवलप करती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज के साथ में विथ लिटिल अमाउंट ऑफ पेक्टिन और लिग्निन का वहाँ पर प्रेजेंट होता है एंडोथीशियम लेयर के अंदर, विच हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। ये एंथर के डाइसेंस में हेल्प करता है। मीन्स जब एंथर मैच्योर हो जाता है, और इस तरीके से एंथर का स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो एंथर का डाइहेंस होता है, मीन वो फटता है और पोलन ग्रेन जो है उसके बाहर निकलते हैं या उसके आसपास निकलकर चिपक जाते हैं एंथर की वॉल पर, बाहर की एपिडर्मिस वॉल पर चिपक जाता है। मीन्स एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो वो फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से उसका डाइहेंस होता है। डाइहेंस ऑफ एंथर में ये पेक्टिन और लिग्निन जो है ये हेल्प करते हैं। इनके जो सेल की जो एंडोथीशियम की थिकनिंग जो होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन प्लस लिग्निन की बनी होती है। इन बिटवीन दिस सेल्स अ फ्यू सेल्स विदाउट थिकनिंग आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब इसके अंदर इन सेल्स जो थिकनिंग वाली जो सेल्स होती है इनके बीच में कुछ विदाउट थिकनिंग वाली भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। दिस थिक वॉल्ड सेल्स कलेक्टिवली फ्रॉम द स्टोमियम, ये जो बिना थिकनिंग वाली जो वॉल्स जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है एंथर की वॉल पर, एंथर पर, जहाँ पर ये थिकनिंग नहीं होती है एंडोथीशियम वॉल के अंदर, वहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं स्टोमियम। जैसे हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में एक लेबलिंग वहाँ पर छूट गई थी, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए, स्टोमियम। अब कहाँ पर करना है मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कीजिए ये हमने स्ट्रक्चर बनाया एंथर का। अब यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है, जहाँ पर डाइसेंस होता है, ये एंथर का डाइसेंस होता है। डाइसेंस मीन्स वो ओपन करता है अपने लोब को, ठीक है। तो ये डाइसेंस जो एंथर का होता है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसे कहते हैं स्टोमियम। ये स्टोमियम वाला स्ट्रक्चर है जहाँ से वो ओपन होता है। तो स्टोमियम को ये सेल जो विदाउट थिकनिंग वाली जो सेल्स होती है वो स्टोमियम को फॉर्म करती है। नाउ थर्ड लेयर इज मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है वो 3 या 4 लेयर में प्रेजेंट होती है। मिडल लेयर 3 to 4 लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड की 3 से 4 लेयर होती है। थिन वॉल्ड सेल्स की 3 से 4 लेयर्स ये प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम के जस्ट बिलो साइड में, अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है। एंडोथीशियम आर नोन एज मिडल लेयर्स। ये एंडोथीशियम लेयर के जस्ट मिडल साइड में मीन्स इंटरनल साइड में प्रेजेंट होती है, अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है, और ये 3 से 4 की संख्या में होती है, और ये थिन वॉल्ड सेल्स से बनी होती है। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेयर एंड लास्ट लेयर इज tapetum. Tapetum, it is the innermost layer. Tapetum nourishes the developing pollen grains. ये tapetum जो है सबसे innermost layer होती है एंथर की,
और ये क्या करती है, जो पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर जो होते हैं, माइक्रोस्पोर को ये नरिश करती है या उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है, न्यूट्रिटिव मटेरियल उनको सप्लाई करती है। तो इसको एक और नाम यहाँ पर दिया गया है, टेपिटम और न्यूट्रिटिव लेयर। ये न्यूट्रिटिव लेयर है, मीन्स जो पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं वो इसी से न्यूट्रिशन लेते हैं या नरिशमेंट ये प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को, और इस तरीके से पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट sporogenous tissue that are the present in the anther inside the tapetum wall. It is we can say it is present in the microsporangium. अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट स्पोरोजेनस टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम या जो टेपेटम लेयर जो होती है सबसे इंटरनल वॉल एंथर के अंदर, उसके अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये स्पोरोजेनस टिश्यूज। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट रहकर वहाँ पर पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, या पोलन ग्रेन जो है इन्हीं के थ्रू जो है वो डेवलप होता है। स्पोरोजेनस टिश्यूज इट इज़ अ कलेक्टिवली अरेंज होमोजेनस सेल। ये कलेक्टिवली अरेंज्ड और होमोजेनस सेल होती है। होमोजेनस का मतलब यहाँ पर होती है एक जैसी सेल्स। कैसी सेल? एक जैसी, एक तरह की, एक ही स्ट्रक्चर वाली सेल, होमोजेनियस सेल, which are present at center of each microsporangium when the anther is young। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होती है। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होती है। कब होती है? जब एंथर यंग हो जाता है या एंथर मेच्योर कंडीशन में आ जाता है। उस कंडीशन में ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर, उन एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम में ये जो है जब वो एंथर यंग होता है तो उस कंडीशन में ये सेंटर में प्रेजेंट होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर हम एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें एंथर में 2 लोब्स होती है, 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, और वो 2 लोब्स जो है उनके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। 2 पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर या पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे करके 4 जो है टोटल 4 यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पूरे एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये पूरा एक यहाँ से इस तरफ का पोर्शन जो है इसमें ये एक लोब है, और इस लोब के अंदर जो है 2 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं, और 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इस तरफ की लोब, सेकेंड लोब के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर को यदि थोड़ा और लार्ज करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको दिखाई देती है कि एपिडर्मिस लेयर जो कि एंथर के सबसे बाहरी आउटर स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होती है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, और थर्ड लेयर मिडल लेयर, और फोर्थ न्यूट्रिटिव लेयर टेपेटम। तो ये चारों लेयर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में, और आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो अब रही बात ये है कि स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सबसे इनर साइड में जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू जहाँ पर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है पोलन ग्रेन को डेवलप करते हैं, और ये सबसे इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इनर साइड में मीन्स जो टेपेटम लेयर जो होती है उस टेपेटम लेयर की इनर साइड में ये माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है माइक्रोस्पोर या पोलन सेक का पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट स्पोरोजेनस टिश्यू। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। The cells of sporogenous tissues undergoes meiotic division to form microspore tetrad।
जैसा हमने बताया कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये एक डिवीज़न के थ्रू होता है। हमने 11th क्लास में भी डिवीज़न के बारे में पढ़ा था, सेल डिवीज़न, 2 टाइप्स के सेल डिवीज़न हमने वहाँ पर पढ़े थे, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मियोटिक डिवीज़न। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं वो स्पोरोजेनस टिश्यू अपने अंदर डिवीज़न करते हैं। कौन सा डिवीज़न करते हैं? मियोटिक डिवीज़न करते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करते हैं। मीन्स मियोटिक डिवीज़न में क्या होता है, एज अ रिजल्ट 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और 4 सेल्स ऑलवेज विल बी हेप्लॉइड। और वहाँ पर 4 सेल जो है वो चारों सेल जो है हेप्लॉइड कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर जो 4 सेल बनती है वो एक टेट्राड की फॉर्म में होती है, जस्ट लाइक इट। टेट्राड मतलब कि चारों सेल जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई यहाँ पर एक टेट्राड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एंथर matured and dehydrate, the microspore dissociate and develops into pollen grains। जब एंथर जो है वो मेच्योर हो जाता है या डिहाइड्रेट कंडीशन में होता है, जब मेच्योर होता है और डिहाइड्रेट कंडीशन में होता है, तो इस कंडीशन में जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं, विकसित होते हैं और डेवलप होते हैं और डेवलप होकर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। कब होता है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन? जब एंथर मेच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट होता है। मेच्योर और डिहाइड्रेट जब वो होता है तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होते हैं और डेवलप होकर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, गॉट इट माय पॉइंट? आई होप you have understand about it, sporogenous tissues. Dear students, we have understand that process microsporogenesis, but now we will discuss of microsporogenesis process by the रे डायग्राम। रे डायग्राम के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस वाकई में है किस टाइप की और किस तरीके से इसमें डिवीज़न होता है। फर्स्टली जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ जो होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू या हम कह सकते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाइपोडर्मल सेल। ये हाइपोडर्मल सेल या स्पोरोजेनस टिश्यू जो है ये 2n कंडीशन में होते हैं। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और पेयर में जो ये क्रोमोसोम है ये हाइपोडर्मल सेल के अंदर जब माइटोसिस डिवीज़न होता है तो माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू नई सेल का फॉर्मेशन, इनसे कुछ बड़ी सेल जो कि आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती है, वो आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये आर्कीस्पोरियल सेल हमेशा डिप्लॉइड इन नेचर, ये भी डिप्लॉइड इन नेचर होती है। डिप्लॉइड इन नेचर क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है। माइटोसिस डिवीज़न में हम जानते हैं कि जो सेल पेरेंटल सेल जैसी होती है वैसी की वैसी ही डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो सेल बनती है वो हमेशा क्लोन होती है। तो आर्कीस्पोरियल सेल भी इसकी क्लोन है बाय द जेनेटिक मटेरियल, बट ये थोड़ी साइज में बड़ी होती है। और जब इनका वापस इनके अंदर माइटोसिस डिवीज़न होता है तो माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू एक तो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है और एक एंथर वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2 तरह के सेल का डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनस सेल जो कि डिप्लॉइड इन नेचर होती है और दूसरी प्राइमरी पेराइटल सेल, ये भी डिप्लॉइड इन नेचर होती है। तो ये इन दोनों सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। देन जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल होती है, ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल अपने अंदर मियोसिस डिवीज़न करती है और मियोसिस डिवीज़न के थ्रू जो है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है जो कि हमेशा हेप्लॉइड इन कंडीशन होते हैं। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ या सिंगल प्रेजेंट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होगा और मियोसिस डिवीज़न के थ्रू पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ये हेप्लॉइड इन कंडीशन होंगे। जबकि प्राइमरी पेराइटल सेल्स के अंदर वापस से माइटोसिस डिवीज़न होता है और माइटोसिस डिवीज़न से 3 टाइप की लेयर का फॉर्मेशन होता है। हमने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि यहाँ पर एंथर वॉल का फॉर्मेशन होगा। एंथर वॉल कौन सी वॉल? एक तो आउटर लेयर, मिडल लेयर, 3 to 4 और टेपिटम। इन 3 लेयर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एंथर की वॉल का। और ये आउटर लेयर जो है ये हमेशा एंथर को
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मीन्स ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, उनको चोट से बचाती है या बाहरी किसी एक्सीडेंट या किसी आघात से बचाती है। नाउ सेकेंड लेयर इज मिडल लेयर। मिडल लेयर 3 to 4 यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और ये मिडल लेयर जो है ये डीजनरेट हो जाती है आफ्टर मैच्योर द एंथर। एंथर जब मैच्योर हो जाता है और यंग हो जाता है तो उस टाइम पर ये जो मिडल लेयर है ये डीजनरेट हो जाती है एंथर से। नाउ थर्ड लेयर इज टेपिटम। टेपिटम इज प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन्स। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? पोलन ग्रेन्स को। मीन्स पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और उनका डेवलपमेंट करती है। तो पोलन ग्रेन के नरिशमेंट में ये टेपिटम लेयर जो है ये हेल्प करती है, इसको न्यूट्रिटिव लेयर भी कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बाय द रे डायग्राम। For a long time we have discussing about pollen grain. So now we will detail study about the pollen grain. हम काफ़ी लंबे समय से pollen grain के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि pollen grain क्या होते हैं और pollen grain जो है ये सेल किस प्रकार की होती है, तो इसके बारे में हम अब डिटेल में स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज़ पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमिटोफाइट। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये प्लांट्स के अंदर मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल। ये पोलन ग्रेन 2 लेयर्ड वॉल से बने हुए होते हैं। कौन से? वी कैन सी इन द स्ट्रक्चर। फर्स्ट वॉल इज एक्साइन। फर्स्ट वॉल कौन सी है? एक्साइन। और सेकेंड वॉल है इंटाइन वॉल। मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है 1 and 2। 1 and 2 मीन्स ये फर्स्ट लेयर आउटर लेयर एक्साइन और सेकेंड लेयर इंटरनल लेयर इज इंटाइन। तो ये जो फर्स्ट बाहरी लेयर जो होती है आउटर लेयर एक्साइन, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और इंटाइन लेयर जो है वो पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और इसके जो आउटर वॉल जो होती है एक्साइन, इस एक्साइन पर एक थिकनिंग जहाँ पर कम होती है उस वाले पार्ट को बोला जाता है जर्म पोर। इस जर्म पोर के थ्रू ही ये जो पोलन ग्रेन है ये इस तरीके से जर्मिनेट होते हैं और एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है और ये जर्मिनेट कब होते हैं? जब ये स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल और सेकेंड इज जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल की कंपैरिजन में बड़ी होती है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इन द डिटेल ऑफ वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड सेल्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। सो फर्स्ट इज एक्साइन। एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। सो व्हाट इज द स्पोरोपोलेनिन? इट इज़ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नॉन। ये एक मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जाना जाता है, या मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है स्पोरोपोलेनिन, जो पोलन ग्रेन को अनफेवरेबल कंडीशन में भी बचाए रखता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्केलाई। इनको कोई भी हाई टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्केलाई वगैरह इनको ख़राब नहीं कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे भी ये जो है एज इट इज़ बने हुए रहते हैं, ये खराब नहीं होती है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। कोई भी एंजाइम जो है स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है, खराब नहीं कर सकता है। Okay dear students, I hope you have understand the structure of pollen grain. Now let us discuss about next layer, intine. So dear student, now let us discuss about intine. Next second layer is intine. Thin and continuous layer made of pectin and cellulose. ये जो इंटाइन लेयर है सेकेंड मोस्ट लेयर होती है, और सेकेंड मोस्ट लेयर ये कंटिन्यूअस और पतली यानी कि थिन लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर, और ये पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे हम पेक्टोसेल्यूलोज कहते हैं। नेक्स्ट जर्म पोर। सो व्हाट इज द जर्म पोर? इट इज़ अ
एपरेटस ऑन एग्जाइन, ये एक एपरेटस होता है जो कि एग्जाइन पर प्रेजेंट होता है। वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उस जगह पर एक एपरेटस बनता है जिसे जर्मपोर कहते हैं, फॉर्म्स पोलन ट्यूब। और ये क्या फॉर्म करते हैं? पोलन ट्यूब को फॉर्म करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया स्ट्रक्चर बनाकर कि वहाँ पर उसके जो एक्साइन वॉल होती है, एक्साइन वॉल एक जगह पर थिन होती है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उस प्लेस से ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ओ पोलन ग्रेन, जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, उस पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म जो है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, एक पतली थिन लेयर से ये सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन। मैच्योर पोलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स विथ न्यूक्लियस, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। यहाँ पर पोलन जो है कंसिस्ट करता है 2 सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। जो मैच्योर पोलन होता है उस मैच्योर पोलन के अंदर 2 सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या होती है? वेजिटेटिव इज अ बिगर सेल इन द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर ये सेल जो है बड़ी लार्ज साइज में होती है या बिगर होती है। इट इज़ एबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें जो है फूड रिजर्व रहता है। जो पोलन ग्रेन जब डेवलप होते हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए फूड इनके अंदर रिजर्व रहता है। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, इनका एक न्यूक्लियस होता है और वो इरेगुलर शेप में होता है और बड़ा होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए। मीन्स ये पोलन ग्रेन को हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ सेकेंड सेल इज जनरेटिव सेल। इट इज़ अ स्मॉल सेल, ये छोटी सेल होती है कंपैरिजन टू वेजिटेटिव सेल। इन्वॉल्व्स इन सिंगेमी, ये सिंगेमी में इन्वॉल्व होती है और मीन्स ये एक सेल से फ्यूज करती है, फ्यूज विथ एन एग। डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होते हैं या कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। We can see the structure of vegetative cell and generative cell, ये vegetative cell और ये generative cell। Next point is pollen grains of many species, for example Parthenium, cause severe allergies and bronchial diseases in some people and leads to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis etc। अब ये जो पोलन ग्रेन्स की मैनी स्पीसीज, अलग बहुत सारी स्पीसीज जो होती है, जस्ट लाइक एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है ये कॉज करता है बहुत सारे लोगों के अंदर सीवियर एलर्जीज और ब्रोंकियल डिसऑर्डर को कॉज करता है इन सम पीपल एंड लीड टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और ये जो है बाद में चेंज हो जाते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर, जस्ट लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज अ पोलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन जो है न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं एज अ पोलन टेबलेट की तरह, और ये एक सबसे अच्छे जो है फूड सप्लीमेंट होते हैं। Viability of pollen grains varies with species to species and should land on stigma before this period to germinate। जर्मिनेट होने के पहले का जो टाइम पीरियड होता है वो सभी स्पीसीज में अलग अलग होता है, या हम कह सकते हैं वेरी करता है सभी के अंदर। और ये इनके जर्मिनेट होने का जो टाइम है ये सभी स्पीसीज में, प्लांट के सभी स्पीसीज में वेरी करता है। और pollen grains of large number of species are stored in liquid nitrogen at temperature -196 डिग्री सेल्सियस called pollen bank। अब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनकी बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो है इनको स्टोर किया जाता है एक नाइट्रोजन लिक्विड मीडियम के अंदर एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पर जहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है उसको कहा जाता है पोलन बैंक। तो ये पोलन बैंक में स्टोर किए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो I hope you have understand all the topics of today's video
and in the next video we will discuss about our next process of plants reproduction is megasporogenesis and megasporangium etc. So dear student, have a nice day and goodbye.